ऐसा हो गया। बाद में G77 के देशों के कुछ लोगों ने जब इसको देखना, पढ़ना, समझना शुरू किया, तब उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। और अब यही G77 में 25-26 ऐसे देश हैं जो गेट को रद्द करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उनमें एक है सोमालिया, एक है इथियोपिया, वेस्ट इंडीज बहुत छोटा सा देश है, देश नहीं कहना चाहिए, द्वीपों का समूह है वेस्ट इंडीज, वो बहुत बड़ा अभियान चला रहा है गेट को रद्द होना चाहिए। और लास्ट कॉन्फ्रेंस जब हुआ था गेट का, तो सबसे बड़ा विरोध उन्होंने ही किया था, वेस्ट इंडीज के प्रतिनिधियों ने। अब वो कह रहे हैं कि भाई धोखा हो गया, हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं, समझा नहीं, हम तो भारत के ऊपर निर्भर थे, भारत की सरकार ने भी ना देखा, ना सोचा, ना समझा, साइन कर दिया। भारत की सरकार का प्रॉब्लम क्या था? बेगर्स हैव नो चॉइस, साइन करो। हमको कर्ज लेना है तो कर्ज की शर्त लगा दी उन्होंने, शर्त लगा दी तो ये साइन कर लिया। अब जब भारत ने हस्ताक्षर कर दिया, उसके बाद अमेरिका ने हस्ताक्षर किया। क्यों? वो आपको मैं बताता। अमेरिका ने क्या किया कि जैसे ही हस्ताक्षर हुआ, उसके तुरंत बाद अमेरिका ने अपना संविधान में परिवर्तन कर लिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंज किया, और ये चेंज किया बिल क्लिंटन ने। बिल क्लिंटन के समय में, बिल क्लिंटन ने नहीं, अमेरिका की संसद ने चेंज, उन्होंने परिवर्तन क्या किया, अमेरिकी संविधान में एक प्रावधान डाल दिया जो पहले नहीं था। 1994 के पहले वो नहीं था। 1994 में उन्होंने एक प्रावधान डाल दिया कि आज के बाद, माने जिस दिन अमेरिका के संविधान में ये संशोधन हो रहा है, आज के बाद अमेरिका की संसद का बनाया हुआ कोई भी कानून दुनिया की सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के ऊपर होगा। इसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा, ऑलवेज अमेरिकन लॉ विल प्रिवेल, ऑलवेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, ऑलवेज अमेरिकन पार्लियामेंट विल बी द सुप्रीम। अर्थात अमेरिकी संसद अगर कोई कानून बनाती है और गेट करार से वो मेल नहीं खाता है, गेट करार और अमेरिकी संसद के कानून में झगड़ा होता है, तो गेट करार का कानून बदल होगा, अमेरिकी कानून बदल नहीं होगा। ये इसका मतलब है। ये उन्होंने परिवर्तन किया। ये परिवर्तन जब उन्होंने किया, और इस परिवर्तन को बाद में उन्होंने डलवा दिया, ठीक है, और ये कैसे किया है मैं इसको समझाता हूं। गेट एग्रीमेंट में एक सेक्शन है 102, सेक्शन नंबर 102। वो क्या कहता है मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, फिर आपको उसका अर्थ भी बता दूंगा। अकॉर्डिंग टू द गेट सेक्शन 102, व्हेन देयर इज अ ट्रेड डिस्प्यूट अंडर गेट, the US law will proceed over GATT। ये डलवा दिया उन्होंने। अब इतने से में ही सारा खेल खत्म हो गया। फिर आगे, the US law will proceed over GATT in every case, not just in some cases, not just in most cases, but in every case। अर्थात गेट करार का कानून और अमेरिकी संसद के कानून का जब भी झगड़ा होगा, तो अमेरिकी संसद का कानून ही माना जाएगा, गेट का कानून नहीं माना जाएगा किसी भी केस में, किसी भी क्षेत्र में। ये इन्होंने कर लिया। अगर अमेरिका ये पहले करता 94 के पहले, तो भारत को भी मौका मिल जाता ये करने का, और भारतीय सरकार भी अपने संविधान में संशोधन कर लेती, और भारत के संविधान में ये डाल दिया जाता कि भारत का संविधान और गेट करार में जब भी झगड़ा होगा, देन ऑलवेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। या हम भी ये कर सकते थे, ऑलवेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोसीड ओवर गेट इश्यूज। हम भी ये कर सकते थे, कानून के लिए कर सकते थे, संविधान के लिए कर सकते थे। अमेरिका ने ये बात अंतिम समय तक छुपा के रखी, चालाकी के साथ ये सब किया कि पहले भारत सरकार ने साइन कर दिया, फिर उन्होंने अपने अमेंडमेंट कर लिया, अमेंडमेंट करने के बाद साइन किया। तो अब अमेरिका के लिए परेशानी कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा परेशानियां हैं वो भारत के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, इंडोनेशिया के लिए, मलेशिया के लिए, सऊदी अरब के लिए, संयुक्त अरब अमीरात के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, ओमान के लिए। ये जो छोटे छोटे देश हैं, इनके लिए सबसे ज्यादा परेशानियां। छोटे देश किस मामले में? पैसे के मामले में। वैसे तो बहुत बड़े देश हैं। अगर इनके संसाधनों की बात करें तो इनके पास इतने संसाधन हैं जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। अगर इनके स्किल्ड लेबर की बात करें तो इनके पास इतना स्किल्ड लेबर है जो दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता। रिसोर्सेज की बात करें तो इतने रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो ये देश छोटे हैं, बस एक ही स्थिति में पूंजी कम है, सरप्लस कैपिटल नहीं है, बाकी सब कुछ सरप्लस है हमारे पास।
कैपिटल सरप्लस नहीं। और यूरोप और अमेरिका में अगर कोई एक चीज है तो उनके पास सरप्लस कैपिटल है, बाकी कुछ नहीं। तो आज जो परिभाषा की जाती है दुनिया में, अमीर कौन है, गरीब कौन है, तो ये कहा जाता है कि जिनके पास सरप्लस कैपिटल है वो अमीर हैं और जिनके पास सरप्लस कैपिटल नहीं है वो गरीब हैं। अगर इस परिभाषा को बदल दिया जाए और ऐसे कहा जाए कि जिनके पास संसाधन सबसे ज्यादा हैं तो वो फिर भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, और जिनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं है वो यूरोप के देश हैं। या इस तरह से परिभाषा किया जाए कि जिन्होंने अपने सारे संसाधनों का नाश कर लिया है वो यूरोप और अमेरिका हैं, और जिनके संसाधन अभी भी बचे हुए हैं वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश हैं। परिभाषा उनकी चल रही है दुनिया में। अमीर और गरीब होने की परिभाषा जो है वो सरप्लस कैपिटल के आधार पर है, पर कैपिटा इनकम के आधार पर है। अगर हम दूसरे तरह से परिभाषा करना शुरू करें तो हम शायद बहुत अमीर होंगे और ये अमेरिका, यूरोप वाले बहुत गरीब होंगे। बायोमास के हिसाब से परिभाषा करें, हम हमारी प्रकृति में मिलने वाली चीजों के हिसाब से परिभाषा करें तो हम शायद सबसे अमीर होंगे, लेकिन परिभाषा वही चल रही। तो इन्होंने किया चालाकी से एक काम संशोधन करने का, संशोधन करके इन्होंने गेट करार साइन कर दिया, और गेट करार साइन होने के बाद अमेरिका और यूरोप की मजे ही मजे हैं, बल्ले ही बल्ले हैं, और ये जो गरीब देश हैं ये बेचारे मरने की तैयारी में। अब इसमें मुश्किल क्या है, गेट करार के बारे में कोई और बात मैं कहूं और उसके पहले एक बात मैं आपको पढ़ के सुना दूं। इसमें सबसे पहले चैप्टर में, पहले ही पैराग्राफ में, शुरू में ही सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। No single element of this draft final act can be considered as agreed till the total package is agreed। अर्थात ये पूरे के पूरे समझौते में जब तक सारी शर्तों को आप एक साथ नहीं माने तब तक कोई भी एक शर्त नहीं मानी जाएगी। अर्थात ये जो लगभग 2000 से ज्यादा शर्तें इसमें हैं ये पूरी की पूरी एक साथ आपको माननी है, तभी गेट करार आपने स्वीकार किया है ऐसा माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अब इसकी शर्तें क्या हैं? शर्तों के बारे में मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बात करता हूं। इसमें सबसे गंभीर जो मुझे तकलीफ देती हैं शर्तें, वो खेती के विषय में है, हमारे देश में किसानों के लिए है। इसमें है एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 50 से ज्यादा शर्तें हैं लगभग। उनमें से एक दो शर्त की बात करूंगा क्योंकि सब नहीं कर सकता, समय बहुत चाहिए। पहली ही शर्त इसमें यह है कि भारत देश जब भी गेट करार साइन किया उस दिन के बाद जब आपका ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाए, तब ग्रेस पीरियड समाप्त हो गया 15 दिसंबर 2004 को, माने 1 जनवरी 2005 इसके लिए शुरू का समय रखा गया। तो 1 जनवरी 2005 से ये शर्तें आपको लागू करनी है। शर्तें क्या है? पहली शर्त ये है, अंग्रेजी में है, बहुत लंबा है, शॉर्ट में सरल भाषा में हिंदी में बात करता हूं। पहली शर्त यह है कि आप 1 जनवरी 2005 के बाद भारत के किसानों को, हमारे देश के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सब तरह की सहायता बंद करिए। सहायता माने सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता। जब भी सहायता की बात की जाएगी तो समाज के द्वारा मिलने वाली सहायता नहीं, सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता। तो भारत सरकार से शेतकरी बांधवों को जो सहायता मिलती है 1 जनवरी 2005 के बाद उसको बंद करिए। कैसे बंद करिए? पहले साल में उसमें कटौती करिए 24%, दूसरे साल में जो बची हुई है उसमें कटौती करिए 24%, फिर तीसरे साल में 24%, ऐसे करते करते 6-7 साल में सारी सहायता बंद करिए। ये सहायता क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्सिडी, हिंदी में कहते हैं सहायता। सब्सिडी शायद आपको जल्दी समझ में आए। तो भारत के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सब्सिडी 1 जनवरी 2005 से खत्म करिए, ये है पहली शर्त। शर्त है खत्म करिए। और कैसे खत्म करिए? जो सहायता भारत के शेतकरी बांधवों को मिलती है उसका 24% पहले वर्ष में कम कर दीजिए, दूसरे वर्ष में जो बचा हुआ है उसका 24% कम कर दीजिए, तीसरे वर्ष में, और तो ऐसे करते करते 6-7 वर्ष में पूरा खत्म हो जाए। शेतकरी बांधवों को सहायता क्या है? हमारे देश में 2 तरह की सहायता है, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरी परोक्ष, डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी। वो क्या है? हमारा कोई भी शेतकरी बांधव कुछ भी बाजार में बेचने के लिए जब जाता है तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है हर चीज का। जैसे कापूस का न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम खरीदी मूल्य तय होता है सरकार के द्वारा। उसका अर्थ ये होता है कि इस कीमत से कम कीमत पर कापूस नहीं बिकेगी, नियमित है। बिकती है वो एक अलग बात है,
है, कहीं 2100 है, ऐसा है, लेकिन बिक रहा है 1700 रुपए क्विंटल। हो सकता है अगले साल 1500 पे भी ना बिके, 1400 पे भी ना बिके। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया सरकार ने वो एक है, और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य एक होता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के बारे में भारत में मैं थोड़ा अध्ययन करता हूं पिछले 8-10 वर्षों से, तो हमेशा मुझे ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य है उससे भारत में थोड़ा मूल्य ज्यादा ही रहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और भारत के मार्केट का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसके बीच का जो गैप है वही सरकार की सब्सिडी माना जाता है। अर्थात अगर कोई शेतकरी बांधव अपनी कापूस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे और वहां पर वो 1700 रुपए क्विंटल बिके या 1500 रुपए क्विंटल बिके, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 2200 रुपए क्विंटल भाव तय किया है, तो प्रति क्विंटल 700 रुपए सब्सिडी माना जाएगा। ये होती है डायरेक्ट सपोर्ट, डायरेक्ट सब्सिडी। और ये सभी वस्तुओं में है, कापूस में भी है, गेहूं में भी है, चावल भी है, तुअर भी है, सभी जगह ऐसा होता है। दूसरी तरफ होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट। इनडायरेक्ट सपोर्ट क्या होता है कि हम जब भी बाजार से रासायनिक खाद खरीदते हैं, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, तो इसका बाजार जो मूल्य है एक शेतकरी के लिए उसका बाजार मूल्य है 250 से 250 रुपए का 50 किलो। और वही रासायनिक खाद यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जब फैक्ट्री में बनती है, कारखाने में बनती है, तो उसका उत्पादन मूल्य होता है 500 रुपए का 50 किलो, माने 1000 रुपए क्विंटल के आसपास होता है एवरेज। तो 1000 रुपए क्विंटल में उत्पादन होता है और 500 रुपए क्विंटल में बाजार में वो बिकता है। तो ये जो 500 रुपए क्विंटल का घाटा है ये सरकार उठाती है, और ये शेतकरी की तरफ से सरकार देती है खाद बेचने वाली कंपनियों को। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट सपोर्ट। इसी तरह से बिजली है, भारत के शेतकरी को बिजली थोड़ा सस्ते में है और उद्योगपति को थोड़ा ज्यादा है, घर में भी थोड़ा ज्यादा, उद्योग में भी ज्यादा, शेतकरी को थोड़ी सस्ती है। इसी तरह से बीज के क्षेत्र में होता है, बियारण में होता है, सब जगह। तो एक होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट, एक है डायरेक्ट सपोर्ट। अब गेट करार की शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद आप ये सब खत्म करिए, डायरेक्ट सपोर्ट भी खत्म करिए, इनडायरेक्ट सपोर्ट भी खत्म करिए, डायरेक्ट सब्सिडी खत्म करिए, इनडायरेक्ट सब्सिडी खत्म करिए। और भारत सरकार को WTO की काउंसिल ने एक कैलकुलेशन करके अभी भेज दिया है कि 1 साल के अंदर आपको कहां कहां सब्सिडी कितनी कम करनी है। तो भारत सरकार ने वो कैलकुलेशन, मेरे पास अभी मैंने देखा 2-3 दिन पहले, भारत देश के एक बहुत उच्च स्तर के अधिकारी के हाथ में वो था, बेंगलोर में मैं था, तो उसने मुझे दिखाया कि देखो राजू भाई ये कैलकुलेशन आया है। तो वो कैलकुलेशन में उन्होंने बताया कि भारत की सरकार 1,16,000 कोटी रुपए की सब्सिडी कुल मिलाकर दे रही है अलग अलग मदों में, ये आपको कम करनी है। अब सब्सिडी कम करनी है तो इसका परिणाम क्या है? इसका सीधा परिणाम यह है, सबसे पहला परिणाम यह होगा, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट की सब्सिडी अगर कम होती है तो उसकी कीमत बढ़ना शुरू होगी। अभी जो मैंने आपसे कहा कि 500 रुपए क्विंटल पे यूरिया बिक जाता है, वो 1000 रुपए क्विंटल हो सकता है। और बाजार में जिस तरह से टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो वो 1200 रुपए क्विंटल भी हो सकता है। कभी को डीजल पेट्रोल का भाव और बढ़ जाए तो और महंगा हो सकता है, क्योंकि यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट आप जानते हैं पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है। तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ते हैं तो इनका भी कीमत बढ़ने लगता है। तो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट महंगा होगा सब्सिडी खत्म होने से, एक। दूसरा, जब ये सब्सिडी इनडायरेक्ट खत्म होगी और डायरेक्ट भी खत्म होगी, डायरेक्ट सब्सिडी खत्म होगी, तो सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से थोड़ा ज्यादा, ये नहीं कर पाएगी। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस कीमत पर कापूस बिक रही होगी वही कीमत पर महाराष्ट्र की सरकार भी कापूस की खरीदी कर सकेगी, थोड़ा भी ज्यादा कीमत पे नहीं ले पाएगी वो। अब मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कापूस का भाव 1500 रुपए क्विंटल हो जाए, तो अगले साल महाराष्ट्र में भी यही भाव पे सरकार को कापूस खरीदनी पड़ेगी। अगर सरकार ने नहीं खरीदा तो गेट करार का उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन है कि आपको ये पेनल्टी, ये पेनल्टी, ये पेनल्टी, ये जुर्माना, ये जुर्माना, ये जुर्माना। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगले वर्ष से भारत की सरकार किसी भी शेतकरी बांधव को कोई मदद ज्यादा नहीं कर पाएगी, ज्यादा कीमत पे कापूस नहीं खरीद पाएगी, ज्यादा कीमत पे धान नहीं खरीदेगी, ज्यादा कीमत पे गेहूं नहीं खरीदेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव जो है ना उसी पे खरीदा जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव हमेशा गिरा रहता है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा गिरा रहता है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और यूरोप की खेती उत्पन्न जितने आते हैं, एग्री